नहीं होगा। जो हमारा वीडियो होगा वो बोर्ड के एग्जाम को फोकस करेगा। जो 12th का या 10th का बोर्ड का एग्जाम होगा, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसी को फोकस करता हुआ वीडियो बन रहा है। लेकिन चूंकि क्लास 12th में केमिस्ट्री जानने से पहले कुछ 11th की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। केमिस्ट्री की 11th क्लास 11th में जो केमिस्ट्री है उसकी बेसिक जानकारी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि 12th की केमिस्ट्री आप पढ़ लें। उसको ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। 11th में 4 ऐसे लेसन हैं। हम अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, फिजिकल की बात हम नहीं कर रहे हैं, 4 ऐसे लेसन हैं जिसको आप अगर भली भांति अच्छे से डीपली पढ़ें तो आपको 12th की केमिस्ट्री में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वैसे भी केमिस्ट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें फर्स्ट लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी लेसन है, थर्ड है केमिकल बॉन्डिंग और फोर्थ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक अगर आप, ये लेसन अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो कभी भी 12th की केमिस्ट्री आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। चारों लेसन ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम थोड़ा बहुत छोटा छोटा ही सही, शॉर्ट वीडियो ही सही, हमने कई वीडियो बनाया है और अपलोड भी किया है। और केमिकल बॉन्डिंग पर हमारा पिछला वीडियो था, वहां से जहां वीडियो समाप्त किए थे वहां से आज शुरू कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डीप तो नहीं पढ़ाएंगे हम, लेकिन इतना पढ़ाएंगे कि आगे केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम न आए। और छोटा सा लेक्चर होगा, आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। क्योंकि मैं बताया था कि केमिस्ट्री में सारा खेल एटम के स्टेबल होने का है। एटम स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। अब एटम अपनी एनर्जी मिनिमम करना चाहेगा। जब एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, लूज करने की, गेन करने की, शेयर करने की कैपेसिटी क्षमता खत्म हो जाए, कम हो जाए, नहीं रह जाए, तो वह स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी वही है कि उसकी एनर्जी मिनिमम हो। और जो स्टेबिलिटी के लिए जो इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, गेन करता है, शेयर करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, मतलब एटम को कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है वही वैलेंसी होती है। इसको भी आप अच्छे से समझिएगा। केमिस्ट्री को थोड़ा सा धीरे धीरे ही समझिए, लेकिन इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक जानेंगे। अब देखिए 3 बॉन्ड हम पढ़े थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर संक्षिप्त में देखें तो इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा उसे लेता है। मतलब एक लूज करता है, एक गेन करता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जिस ए और बी अगर है, दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो डबल बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ए और बी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ए द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा बी को, चाहे बी द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा ए को। मतलब उस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं वो किसी एक एटम द्वारा दिए जाते हैं। जो देता है उसे डोनर और जो ग्रहण करता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। ये संक्षिप्त में हमने बताया। और इसकी आप प्रॉपर्टी भी पढ़ लीजिएगा, तमाम तरह के गुण भी पढ़ लीजिएगा। इसके अक्सर पूछता है एक क्वेश्चन, नॉर्मल सा लोग पूछते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उतना हाई क्यों होता है। तो आप उसका रीजन बताइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, NaCl है, MgCl2 है, या जो भी आयनिक कंपाउंड है वो आयनों से मिलकर बना होता है, वो कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करने पड़ते हैं, और जब एनर्जी ज्यादा लगेगी तो भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ही। और भी कई प्रॉपर्टीज ऐसे है जो आप पढ़ेंगे आसानी से आपको समझ में आएगा। एक वर्ड बार बार आता है, लुईस बेस और लुईस एसिड। लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होता है, आपको एक अगर ट्रिक बताएं तो लुईस एसिड में एसिड की स्पेलिंग ए से शुरू होती है और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लुईस एसिड मतलब एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को जो ग्रहण कर सकता हो, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो, कमी हो,
वही लुईस एसिड होता है। और जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर हो जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता हो वह लुईस बेस कहलाता है। लोन पेयर तो आप समझते ही होंगे, आउटर सेल के जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाते हैं उसके अलावा जो बचते हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, मान लीजिए किसी नाइट्रोजन आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए सॉरी, और 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब एक पेयर बचा, तो जो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हुए वो जो पेयर बना वो बॉन्ड पेयर होगा, और जो बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बचे उस एटम में वह लोन पेयर होगा। ये नाइट्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। ऑक्सीजन का आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी 2 है, क्योंकि उसको नियॉन की तरह बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग कर लेता है वो, और चाहे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। और जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर, जो 2 पेयर बच रहा है वो उसका लोन पेयर कहलाएगा। मतलब अगर एक कंपाउंड के पास जो एटम वो लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी तो लुईस बेस कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो लुईस एसिड कहलाएगा। ये बार बार ये शब्द आता है तो हमने आपको बता दिया। अब केमिकल बॉन्डिंग में आप एक थ्योरी पढ़िएगा, क्योंकि ये थ्योरी इसलिए जानना जरूरी है कि कोई भी कंपाउंड कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, किस एंगल का बनाता है, कौन सा शेप बनाता है, ये सारी चीजें आप वेस्फर थ्योरी, हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। वेस्फर थ्योरी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस सेल मतलब आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया वो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो आउटर सेल होता है वो वैलेंस सेल होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन, और रिपल्सन मतलब उनके बीच में जो दुराव हो रहा है, जो प्रतिकर्षण हो रहा है, वो ये थ्योरी बताता है। और आपको पता है कि 2 लोगों में प्रेम नहीं है तो उनको दूर रखना ही ज्यादा सही है। अगर दोनों लोग आपस में प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रतिकर्षण है लोगों में, दुराव है, दुश्मनी है, तो जितना मैक्सिमम दूरी पर उनको रख सकते हैं रखे। क्लास में बच्चे पढ़ाई करते हैं, 2 बच्चे आपस में बार बार शरारत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बच्चे को आगे वाले डेस्क पे बैठा देते हैं, एक बच्चे को आगे वाली सीट बैठा देते हैं, दूसरे बच्चे को लास्ट वाली सीट पे बैठा देते हैं कि मैक्सिमम दूरी पे रहेंगे तो कम शरारत करेंगे, कम बदमाशी करेंगे। सेम यही हाल है वेस्पर थ्योरी में भी। लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लोन पेयर से मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एलपी जहां है समझिए लोन पेयर, बीपी जहां है समझिए बॉन्ड पेयर। एलपी मतलब जो लोन पेयर मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं लेकिन आउटर सेल में बचे हुए हैं, और बॉन्ड पेयर मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर में। मतलब ये जो है वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप कहते हैं कि सर ये लीनियर कैसे हो गया, ये ट्राइगोनल प्लेनर कैसे हो गया, ये बेंट कैसे, वी शेप कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल कैसा हो गया, चाहे जो भी है, ये आप ट्राइगोनल कैसे हो गया, ये कैसे स्ट्रक्चर हुआ, ये सारी वेस्पर थ्योरी से चीजें तय होती हैं, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से तय होती है। जब कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे और देखेंगे उसमें कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, अगर कुल 2, ये जो 2 लिखा हुआ है ये स्टेरिक नंबर है। स्टेरिक नंबर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के बनता है। 2 का मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के कुल नंबर 2 है। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो लीनियर एक बनेगा, जो कंपाउंड का शेप बनेगा, जैसे एग्जांपल के लिए BeCl2CO2 मतलब 180 डिग्री। 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे एग्जांपल में BF3। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो V शेप स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे SO2। 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनेगा, जैसे CH4। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा, जैसे अमोनिया NH3। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर V शेप बनेगा, जैसे H2O। 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो सीसा स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे SCF4। 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे एग्जांपल के लिए PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर टी शेप बनेगा जैसे ClF3। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर लीनियर बनेगा जैसे HCF2 जेनान डाइफ्लोराइड। किसी किसी कंडीशन में नोबल गैस भी कंपाउंड बनाते हैं, आगे आपको बताएंगे हम। 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर पिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर प्लेनर। ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, इसको देख के आप किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जान जा रहे हैं, एंगल जान जा रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे अगली वीडियो पे आपको बताएंगे। याद रखिएगा, लोन पेयर बढ़ेगा तो एंगल घटेगा, लोन पेयर बढ़ेगा तो क्या घटेगा, एंगल घटेगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।